नमस्कार साथियों, मैं तेजू सिंह चौहान आ गया हूं आपकी हिंदी क्लास लेकर। तो दोस्तों, बात करते हैं हिंदी के विषय में। तो जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी विषय को, तो जानते हैं हिंदी एक भाषा है। आप समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे हिंदी क्या है। हिंदी एक भाषा है और यदि आप किसी भाषा को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसको समझना या उसके जो बेसिक चीजें होती हैं उनको हमें पढ़ना जानना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। तो जैसा कि हम बात कर लेते हैं कि हिंदी क्या है, एक भाषा है और भाषा क्या होती है। तो पहला प्रश्न हमारा बन जाता है, यदि हम भाषा को पढ़ रहे हैं तो पहला प्रश्न ही हमारा बन जाता है कि भाषा क्या होती है दोस्तों। तो भाषा क्या होता है? विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जैसे मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं तो कहीं न कहीं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। तो जो मेरे विचार हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो हिंदी भाषा के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं। तो यही चीज क्या है? भाषा है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, भाषा क्या होती है? तो विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बनेगा कि भाषा क्या होती है? तो विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम ही क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? दूसरा प्रश्न बन जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है। बहुत बार देखा गया है क्वेश्चन कि भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है। सार्थक मतलब अर्थ के साथ। यदि आप समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा, भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है। सार्थक का तात्पर्य है अर्थ के साथ, मतलब कि यदि हम किसी भाषा में बोले तो कम से कम कितना बोले जो एक अर्थ दे सके। मतलब क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, अर्थ के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर होता है वो होता है मित्रों वाक्य। क्या होता है? वाक्य। यदि आप एक वाक्य बोल रहे हैं, उसी के माध्यम से क्या होगा? सार्थकता निकल के आती है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, एक शब्द लेते हैं क्रिकेट। अगर एक शब्द ले लें हम क्रिकेट, तो यदि हम आपसे बोलें क्रिकेट, तो फिर आप क्या समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट देखना है, क्रिकेट के विषय में क्या करना है। केवल क्रिकेट कहने मात्र से ही आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं कि मैं क्रिकेट देखना चाहता हूं। तो फिर क्या होगा? इस शब्द मात्र के लिखने से आप मेरे विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक वाक्य में बांधना पड़ेगा। जैसे हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं। जब हमने लिखा हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये क्रिकेट शब्द भी सार्थक हो गया और पूरा वाक्य क्या कर रहा है? मेरे विचारों को आप तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा रहा है। और यदि क्रिकेट लिखते हैं तो फिर क्या होता? मतलब क्रिकेट खेलना है, देखना है, क्या करना है क्रिकेट का, कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन जब हम लिख देते हैं कि हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर समझ में आता है मेरे विचार जो है वो पूरी तरीके से, या ऐसा होता है कि हम सब क्रिकेट देख रहे हैं या हम सबको क्रिकेट खेलना है। तो केवल क्रिकेट लिख दें तभी आप मेरे विचारों को नहीं समझ पाएंगे कि मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है, मेरे मन के विचार है वो क्या है। जैसे हम लिख दें खेल, तो खेल मतलब क्या? खेल खेल खेलना है, देखना है, क्या करना है। इतना लिखने मात्र से ही क्या होगा? मेरे विचार आप तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब इसको एक वाक्य में दे दिया जाए कि हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं या हम सब क्रिकेट देख रहे हैं, तो एक वाक्य लिख देते हैं, तो वाक्य में किसी भी व्यक्ति के मन के जो विचार होते हैं वो पूरी तरीके से आप तक पहुंच पाते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। फिर दोस्तों तीसरा बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जैसे कि हमने बात की कि ये क्या है, एक ये क्या था? पूरा सेंटेंस था, पूरा वाक्य था, और ये क्या था? सार्थक था। अब यहाँ पर जो ये शब्द दिए हुए हैं ये क्या है? ये एक शब्द है,
ये क्या है, शब्द हैं। अब इसमें पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मतलब कि जो एक लैंग्वेज है उसमें हम वाक्य लेते हैं, शब्द लेते हैं, उपवाक्य लेते हैं, पदबंध लेते हैं, तो सबसे छोटी जो चीज होती है वो क्या होती है। तो आप लोग जान रहे होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। क्या होती है दोस्तों, वर्ण होती है। वर्ण या ध्वनि कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, ध्वनि। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण या ध्वनि में फर्क क्या होता है मित्रों। तो वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, वर्ण लिखित होते हैं। जैसे हम कुछ भी बोले क इतना बोलते हैं और इसको लिख देते हैं, तो फिर क्या हो गया, ये वर्ण बन गया। और यदि हम बोले क, आपके समक्ष बोल रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा, तो ये ध्वनि होगी। कोई भी ध्वनि है यदि वो लिखित नहीं है तो फिर क्या है, ध्वनि है। यदि वही वर्ण अंकित कर दिया गया है तो क्या होगा, वो लिखित हो जाएगा और वर्ण कहलाएगा। तो वर्ण क्या होता है, लिखित होता है दोस्तों, और ध्वनि क्या होती है, मौखिक होती है। वर्ण क्या होगा दोस्तों, लिखित होगा, ध्वनि क्या होगी, मौखिक होगी। तो ये 3 प्रश्न बनते हैं। और जैसा कि अभी हम बात करें कि जैसे हमने लिखा आम, आम मतलब दशहरी समझ लीजिएगा आप लोग। तो आम मतलब जैसा कि हमने क्या लिखा, आम। तो अभी आम क्या है, एक शब्द है। आम क्या है, एक शब्द है। और इस शब्द के अंतर्गत पूछा जाए कितने वर्ण है, या बहुत बार क्वेश्चन आते हैं किसी शब्द के वर्ण विच्छेद करिए। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करिए, किसी शब्द में कितने वर्ण हैं उसको अलग अलग करके लिखना है। जैसे हम आम की बात करें और कहा जाए कि इसका वर्ण विच्छेद करिए, तो आप क्या करेंगे, तो इसका आपको करना होगा, जैसे कि आपको बड़ा आ दिख रहा है, फिर क्या होगा, माँ होगा, और हलंत लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा। बहुत बारीक है, बहुत बेसिक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। आम का क्या हो जाएगा, 1 वर्ण, 2 वर्ण और 3 वर्ण। कितने वर्ण हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें माँ में माँ और छोटा आ क्यों आया हुआ है। तो ये चीज आपको समझना है। जैसे अभी आप लिखते हैं कि छोटा जो होता है ऐसे लिखा होता है, बड़ा आ हो गया, छोटी हो गई, बड़ी हो गई, ये सारे स्वर होते हैं। और यदि हम व्यंजन लिखे तो क्या लिखते हैं, हम का लिखते हैं। इस पर अगर हमें बड़े आ की मात्रा लगाना है तो ऐसा लगाते हैं। यदि इसके ऊपर हमें छोटी ई की मात्रा लगाना है तो ऐसा लगाते हैं। यदि बड़े की मात्रा लगाना है तो हम ऐसा लगाते हैं। तो ये अदर जितने भी स्वर हैं उनकी मात्राएं यदि लगाना हो तो हम का, की, कु ऐसा कर देंगे। लेकिन यदि हमें छोटा की मात्रा लगानी हो तो हमें समझना क्या होगा, यदि किसी भी व्यंजन पर हलंत नहीं दिया हुआ है, इसका तात्पर्य है कि उस व्यंजन में छोटा आ विलिप्त है। और उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें व्यंजन में हलंत लगाकर स्वर को निकाल लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर दिया है आपको आम, और इसमें क्या हुआ है, माँ वर्ण में इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा, आ हो जाएगा, फिर माँ। अब इसमें कोई स्वर की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमें समझना है कि छोटा आ है। और जब हम स्वर को व्यंजन से अलग करते हैं तो क्या करते हैं, व्यंजन पर हलंत लगा देते हैं और स्वर को हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, किसी वर्ण का विच्छेद होता है। क्या होता है, किसी वर्ण का विच्छेद होता है। तो आगे जानते हैं। इतने आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं कि भाषा क्या होती है दोस्तों। तो विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है दोस्तों, तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। तीसरा प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण की होती है या ध्वनि होती है। वर्ण क्या होती है, लिखित होती है, और ध्वनि क्या होती है दोस्तों, मौखिक होती है। अब जब हम वर्ण की बात कर चुके हैं तो फिर इसी से आपका चैप्टर बन के आता है वर्णमाला। आती है फिर वर्णमाला की बात, क्योंकि हमने वर्णों की बात कर ली और वर्ण कहाँ होते हैं, वर्णमाला में। तो पहला जो चैप्टर होगा आपका हिंदी का वो दोस्तों क्या होगा, वर्णमाला होगा। तो इतना अगर आप चाहें तो ये 3 क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे चैप्टर के विषय में, और बहुत ही सीरियल से क्रमवार हिंदी को पूरी हिंदी समाप्त की जाएगी। मैं आशा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी प्रश्न आएंगे आगामी एग्जामों में, कोई प्रश्न आता है तो वो आपको यहाँ से जरूर मिल जाएगा, या इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा कि आपका कोई भी प्रश्न आगामी एग्जामों में या अदर कोई एग्जामों में जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा छूट के नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं।
चैप्टर आ गया आपका वर्णमाला। तो जैसा हमने वर्णों की बात की कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या होती है दोस्तों, वर्ण होती है या ध्वनि होती है। और वर्ण कहाँ समाहित किए जाते हैं, वर्णमाला में। तो फिर बात आती है कि वर्णमाला क्या होता है। सब आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, प्रश्न आता है कि वर्णमाला क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं। शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, शब्दों के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और उसी में एक ऑप्शन दिया होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें जो सबसे सही होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सटीक ऑप्शन दिया होगा दूसरा। ये 2 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा यहाँ पर आपको कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यही आपका सही होता है। और दूसरा तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है तो आप इसको टिक करेंगे और ये वाला उस समय गलत होगा। यदि ऐसा नहीं दिया हुआ है तो ये सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है विशेष ध्यान देना है आपको, व्यवस्थित दिया हुआ है। व्यवस्थित मतलब यदि आप आ लिख रहे हैं, उसके बाद बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, इस तरीके से लिखते हुए आप जा तक जा रहे हैं, एक क्रम वाइज जा रहे हैं, क्रम सीरियल वाइज लिख रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वहां पर वर्णमाला होगा। यदि आप समझे कि यहाँ पर छोटा बड़ा लिख दिया, छोटी बड़ी लिख दिया, और उ लिख दें, का लिख दें, या ऐसा खा लिख दें, मतलब कि आप पूरे वर्ण तो लिख दें लेकिन उनको एक व्यवस्थित क्रम में ना बिठाएं, तो फिर क्या होगा, वो वर्णमाला नहीं होगा। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान दे रहा हूं, वर्णमाला क्या होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इतना हो गया, फिर हम बात करते हैं, आगे बात आती है कि वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। तो ऐसे तो हम 52 बात आते हैं, 52 वर्ण होते हैं। फिर बात आती है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्णमाला में वर्ण है, और वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो दोस्तों 2 प्रकार के हैं, एक स्वर है, दूसरे क्या है, व्यंजन। एक है स्वर, दूसरे क्या है दोस्तों, व्यंजन है। अब हम बात कर लेंगे स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं, तो मित्रों स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होते हैं, या स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं। क्या कह सकते हैं इन्हें, जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन को यदि आपको लिखना है तो कहीं न कहीं क्या होगा, स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। यदि आप कुछ भी लिखें, मान लो आप का से स्टार्ट करते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, इस तरीके से लिखते हैं, ये कामा है, इस तरीके से लिखते हैं, तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, किसी भी व्यंजन में आपको कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, छोटा की मात्रा लगी हुई है। यदि आपसे कहा जाए कि का पर बड़ा की मात्रा लगाइए, खा पर बड़ा की मात्रा लगाइए, गा पर बड़ा की मात्रा लगाइए, या कहा जाए का पर छोटी की मात्रा लगाइए, बड़ी की मात्रा लगाइए, ऐसे करके लगाइए, तो फिर क्या होगा, सॉरी, इस तरीके से आपसे कहा जाए, कह सकते हैं छोटी लगाइए, बड़ी लगाइए, छोटा लगाइए, तो फिर क्या होगा कि यहाँ सब में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि यदि कोई भी मात्रा लगाएंगे तो उसकी मात्रा आपको लगानी पड़ेगी उस व्यंजन पर। लेकिन यदि किसी भी व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो उसका आशय क्या होता है कि उसमें छोटा अ लिखा होता है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था आम लिख करके, वही बहुत अच्छी तरह समझना है दोस्तों। आम लिखा था तो हमने क्या लिखा, बड़ा आ को अलग कर लिया, क्योंकि ये क्या है, स्वर है, इसमें किसी भी अदर वर्ण का कोई मेल नहीं है। लेकिन जब फिर हम लिखते हैं माँ को, तो माँ, और उसके बाद इसमें आप माँ में देख रहे हैं कोई हलंत नहीं है, ना ही किसी स्वर की मात्रा है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि माँ में हलंत लाके हम छोटा
कर सकते हैं। यदि यहीं पर ऐसा नहीं होता, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखा होता, माँ में भी बड़ा की मात्रा होती, तो आप क्या करते, आ तो स्वतंत्र है ही है, फिर क्या करते, माँ और माँ में हलंत लगा के क्या करते, बड़ा आ की मात्रा लगा देते। यदि मान लेते हैं ऐसा लिखा होता तो फिर क्या करते आप, बड़ा आ प्लस माँ और इसमें क्या होता, बड़ी ई की मात्रा आप लगा देते। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब किसी भी व्यंजन में कोई मात्रा न दिख रही हो और ना ही उसमें कोई हलंत लगा हो, तो वहां पर कहने का तात्पर्य होगा कि उस व्यंजन में छोटा आ की मात्रा लगी हुई है दोस्तों। तो जैसे आपसे कहा जाए कि शुद्ध व्यंजन लिखिए, जैसे अभी कभी आपसे पूछे कि शुद्ध व्यंजन लिखिए, तो शुद्ध व्यंजन मतलब क्या होगा, का और उसमें हलंत, खा और उसमें हलंत, ग उसमें हलंत, मतलब जितने भी व्यंजन होंगे सब में हलंत लगा होगा। अब ये क्या है, अब ये शुद्ध व्यंजन है, इसमें किसी भी स्वर का समाहार नहीं है। यदि ऐसे लिखे हुए हैं तो इसका मतलब हो जाएगा का हलंत लगा के फिर छोटा आ, ऐसा। यदि बड़ा आ लिखा हुआ है तो फिर क्या होगा, का प्लस बड़ा आ, इस तरीके से होंगे दोस्तों। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो कहने का तात्पर्य होगा का और छोटी ई। यदि ऐसा लिखा हुआ है बड़ी ई, तो फिर कहने का तात्पर्य क्या होगा, का प्लस बड़ी ई। तो जब कभी आपको कोई व्यंजन दिखे उसमें हलंत नहीं लगा है तो आशय क्या होगा, आशय ये होगा कि उसमें कोई भी हलंत नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसमें छोटा की मात्रा है। बाकी अदर जो मात्रा होगी, बड़ा की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़े की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ये सारी मात्राएं आपको किसी भी व्यंजन पर दिखाई देंगी, लेकिन आ की मात्रा दिखाई नहीं देती है, परंतु उसमें क्या होता है, उसमें भी छोटा आ सम्मिलित होता है। तो वही हम कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, वो समझिएगा कि स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र होंगे। जैसे आप लिखना चाहें बड़ा आ आप लिख देंगे, छोटा लिखना चाहे लिख देंगे, छोटी ई लिख देंगे, बड़ी ई लिख देंगे, ऊ लिख देंगे, बड़ा ऊ लिख देंगे, सारे वर्ण लिख देंगे। लेकिन क्या होगा, व्यंजन होंगे, व्यंजन लिखने के लिए आप यदि का लिखते हैं, हलंत नहीं लगाते हैं, उसमें छोटा आ इंक्लूड हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको लिखने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है या स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये हम बात कर रहे हैं स्वर और व्यंजन की। वर्णमाला में कितने वर्ण होंगे, 52 होंगे। वर्ण कितने प्रकार के होंगे दोस्तों, वर्ण 2 प्रकार के होंगे, स्वर और व्यंजन। तो हम पहला जो बात करेंगे स्वर के विषय में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। तो हम बात करते हैं स्वर के विषय में। तो हाँ साथियों, स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। अब हम बात करते हैं स्वर के विषय में। तो स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं, छोटा होता है आपका बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋण हो गया, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरीके से इस तरीके से क्या होता है, आपके 11 स्वर होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अंग और आ को नहीं लिया जाता है, इनको स्वर में नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि यदि हमने अभी बताया जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी वर्ण को लिखने के बाद भी किसी बिंदी या आ हमने लिख दिया, उसके बाद क्या किया गया है, इसमें किसी विशेष चीज का प्रयोग करके इन वर्णों का निर्माण किया गया है। तो इनको नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है अयोगवाह। अयोगवाह। आम आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़ना, और वाह मतलब कि किसी में, अर्थात ये कह सकते हैं कि अयोग वाह जो होते हैं उनका ना ही योग स्वर में होता है ना ही योग व्यंजन में। ये कह सकते हैं कि जो अयोग वाह वर्ण होते हैं उनकी गणना ना ही स्वर में की जाती है दोस्तों, ना ही व्यंजन में। इसीलिए क्या कहलाते हैं, ये अयोग वाह कहलाते हैं। वैसे परंपरागत तरीके से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। लेकिन कंपटीशन में, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो स्वर होंगे वो कितने होंगे, 11 होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान के विषय में, इनके उच्चारण स्थान के विषय में। जो लोग पढ़े होंगे जान रहे होंगे कि इनका उच्चारण स्थान होता है। जैसे हम बात करें छोटा आ बड़ा की, तो दोस्तों यदि आप छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण करते हैं तो क्या होगा,
आप करके देखिए, छोटा अ से करेंगे अ आ, तो फिर क्या होगा, जो ध्वनियां होंगी वो कहां से निकल रही होंगी, आपके कंठ से। ये कंठ होता है, ये कंठ स्थान होता है, गर्दन के नीचे जो होता है यही होती है कि आपकी कंठ, और कंठ से उच्चारण होगा किसका, अ आ। आवाज कहां से निकल रही है, ध्वनि कहां से निकल रही है, कंठ से। तो छोटा बड़ा क्या होंगे, कंठ होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम छोटी ई बड़ी की। तो दोस्तों छोटी ई बड़ी कहां से उच्चारित होते हैं, करके देखिए, ई कहां से होते हैं। ऐसा आपको आभास होगा कि आपकी जुबान और आपके जो मुख के ऊपरी छत है उसका हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा है कह सकते हैं, तो उसका जो हिस्सा है वो आपस में टच होते हैं, उसी क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं, या दोस्तों तालव्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ताल या तालव्य। कौन सा हिस्सा, ई क्या होगा, आपकी जुबान और मुख की जो ऊपरी हिस्सा है उसका आपस में टच होंगे, वो दोनों आपस में टच होंगे, क्या कहलाएगा, ताल। और ऊ आप बोल के देखिए, ऊ लग रहा है कि ओठों से क्या हो रहा है, ध्वनि निकल रही है, तो ये क्या होंगे, ओष्ठ। उसके बाद ऋढ़ को बोलने के समय क्या होता है, ऋढ़ ऐसा बोलते हैं तो आपकी जो जुबान है वो फोल्ड होकर मुख के ऊपरी हिस्से में टच होते हैं, जिसे मूर्धा बोलते हैं। एक बार प्रैक्टिकल करिए आप लोग, ऋढ़ क्या होगा, आपकी जुबान फोल्ड होगी, और क्या होगा, फोल्ड होने के पश्चात आपके मुख के ऊपरी हिस्से में टच होगी, इससे क्या बोलेंगे, मूर्धा बोलेंगे दोस्तों। ये मूर्धा हो गया। उसके बाद क्या होता है, ए ऐ ओ औ आते हैं दोस्तों। क्या होता है, ए ऐ ओ औ। अब ए ऐ जो है ये क्या होते हैं, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये चारों क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनका जो नाम आया कभी पूछ लिया जाए आपसे, ए ऐ ओ औ क्या कहलाते हैं, तो ये चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त मतलब क्या होगा, कहीं न कहीं दो स्वरों का योग हुआ होगा। देखते हैं, जैसे ए की बात करें तो ए है छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, छोटा आ और छोटी ई से। ऐ किससे मिलकर बना होता है, छोटा आ प्लस बड़ी ई, या ऐ कह सकते हैं, सॉरी ए, इससे मिलकर बना होता है। और ओ जो होता है वो छोटा प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना होता है। और जो अ होता है उसमें दो स्वरों का समाहार होता है, आ और बड़ा ऊ, या कह सकते हैं आप ऊ। तो यदि आप देखें इसका, ए किससे मिलकर बना हुआ है, छोटा आ और ई से। अब छोटा आ का उच्चारण स्थान देखें आप, कहां से हो रहा है, कंठ से हो रहा है, और ई का कहां से हो रहा है, तालु से हो रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि ये कंठ और ताल, मतलब कि कंठ ताल, तो दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा, कंठ ताल या कंठ तालव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंठ तालव्य। वही तरीका देखते हैं यहाँ पर ऐ, तो ऐ होता है, ऐ में क्या होता है, छोटा आ और बड़ी ई मिलकर बने होते हैं। छोटा आ कंठ से, बड़ी कहां से, तालु से, या कहीं कहीं ए दिया होता है। तो यदि इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ है, इसका कंठ है और इसका तालु है, तो क्या हो जाएगा, कंठ तालु। मतलब ए ऐ जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। उसी तरीके से हम ओ को देखते हैं, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ओ जो मिलकर बना हुआ है छोटा आ और ऊ से। छोटा आ कहां से उच्चारित हो रहा है, कंठ से, और ऊ कहां से उच्चारित हो रहा है, ओष्ठ से। तो मित्रों क्या हो जाएगा, ये भी कंठोष्ठ हो जाएगा। उसी तरीके से अ को देखते हैं, आ से और बड़ा ऊ, आ और बड़ा ऊ कहां से हो रहा है, ये कंठ से और ये ओष्ठ से। तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कंठोष्ठ। कहां से हो जाएंगे, कंठोष्ठ से, या कंठ प्लस ओष्ठ, या कंठ प्लस ये तालव्य हो जाएगा, कंठ प्लस तालव्य, और ये कंठ प्लस ओष्ठ कहां से होंगे, कंठोष्ठ से। तो इस तरीके से क्या होता है, इनको हम जान लेते हैं इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है। इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है देख लिया हमने। फिर हम अंग और आह की बात कर लें। हालांकि ये स्वर तो नहीं है, परंतु उच्चारण तो कहीं से कहीं ना कहीं तो होगा। तो फिर अंग का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, अनुनासिक होता है। मतलब कि क्या होगा, अंग बोलने समय आप मुख का तो सहारा लेंगे, परंतु नाक का भी सहारा लेना पड़ेगा। आपकी जो नासिका है उसका भी सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, अनुनासिक। नासिक मतलब क्या होता है, नाक होती है, अनु मतलब वो अनु उपसर्ग का तात्पर्य होता है साथ में, तो मुख के साथ आपको नाक का भी सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। उसके बाद दोस्तों आता है ये आहा। तो आहा का
जो उच्चारण स्थान होता है वो दोस्तों कहाँ से होता है, उच्चारित करके देखिए अह, ऐसा प्रतीत होगा कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है। कभी अगर अलग अलग पूछता है इसका तो आप बताएं कंठ से, कंठ या कंठ से, तो ये क्या होगा, इसका उच्चारण कहां से हो रहा होगा आपका, कंठ से। अंग है वो अनुनासिक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अंग का उच्चारण क्या होता है, कहां से होता है, या अंग कैसा वर्ण है, तो क्या होगा, जब पर्टिकुलर अंग को पूछेगा तो अनुनासिक होगा, और आहा को पूछेगा तो इसका उच्चारण कहां से स्थान होगा, कंठ से। यदि दोनों को पूछता है दोनों कैसे वर्ण हैं, तो दोनों वर्ण कैसे हैं, अयोगवा हैं, दोनों कैसे वर्ण हैं, अयोगवा। और यदि इसकी बिंदी को, जैसे अंग की बिंदी लगाते हैं और कंपटीशन में, ये क्या कहलाएगी, ये अनुस्वार कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुस्वार कहलाती है। और जो आहा होता है ये कहलाता है, इसकी जो डबल बिंदी होती है ये क्या कहलाती हैं, ये दोस्तों विसर्ग कहलाती हैं। अगर कहीं पूछे ये जो साइन है ये किसका है, विसर्ग का, ये जो है ये किसका है, अनुस्वार का, किसका है, अनुस्वार का। दोनों जो सम्मिलित रूप से हैं तो क्या कहलाएंगे, अयोगवा कहलाएंगे, इसका उच्चारण स्थान अनुनासिक हो जाता है। और आह क्या होता है, आह का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ कहलाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, जो छोटा बड़ा है इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा, इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा आपका, और छोटी बड़ी जो है इनका उच्चारण स्थान दोस्तों तालु होगा, जैसा कि आप लोग प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं। और ओष्ठ क्या होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ होगा। और ऋण क्या होगी, आपकी मूर्धा से उच्चारित होगी। जैसा मूर्धा आप समझ रहे हैं क्या होता है, जब आपकी जुबान किसी वर्ण को बोलते समय फोल्ड होकर मुख के ऊपरी हिस्से में टच हो, मूर्धा कहलाएगा। जैसा आप चेक करें, ऋण है, ऋण है तो फोल्ड होगी, ऊपर लड़ेगी, और क्या कहलाएगा, मूर्धा। ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि संयुक्त है तो किससे संयुक्त है, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो ए ऐ का कंठ तालव्य है, और ओ औ का क्या है, कंठोष्ठ है। क्यों है, क्योंकि ये आ और ई से मिलकर के बने हुए हैं। अब आ उच्चारण कहां से होता है, कंठ से, और ए कहां से होता है, तालु से, तो कंठ तालव्य हो जाएंगे, ये कंठोष्ठ हो जाएंगे। तो मित्रों ये हो जाता है इनके उच्चारण स्थान का कहां कहां से होते हैं। तो आगे अभी बात करते हैं, अगर आप चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बात करते हैं आगे स्वर के विषय में। तो हाँ साथियों, अभी बात करते हैं स्वर के विषय में। अभी आपने देखा कि स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, अयोग वाह कौन से होते हैं, विसर्ग क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, और कंठ क्या होता है, मूर्धा क्या होता है, तालु क्या होता है, ओष्ठ क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप जान चुके हैं। फिर अभी हम बात करते हैं स्वर के विषय में। तो स्वर का वर्गीकरण है, अभी आपने क्या पढ़ा था, इनका उच्चारण स्थान। अभी आप पढ़ेंगे इनका वर्गीकरण, किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है या इनको पृथक किया जाता है। तो स्वर है इनको 6 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला आप करते हैं मात्रा के अनुसार, मतलब कि जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा। तो जितने में छोटा की मात्रा या छोटी की मात्रा, छोटा की मात्रा, ये क्या है, ये लघु स्वर या छोटे पढ़ते हैं आप, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण ऐसा, और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये। तो फिर क्या होगा, मात्रा के अनुसार ये ये जो डिवीजन हुआ है किसके अनुसार हुआ है, मात्रा के अनुसार हुआ है दोस्तों। कि जिन पर सिंगल मात्रा है वो क्या है, वो छोटे हैं, और जिस पर डबल मात्रा है वो दीर्घ है। तो ये हो जाता है पहला आपका मात्रा के अनुसार इनका वर्गीकरण। दूसरा दोस्तों होता है जीभ के प्रयोग के अनुसार इनका वर्गीकरण। तीसरा आपका होता है मुख विवर के अनुसार। चौथा होता है घोषत्व के अनुसार। पांचवा होता है आपका ओठों की स्थिति के अनुसार। और छठा जो होता है आपका होता है अनुनासिक या मुख या नाक जो उच्चारण स्थान होता है उसमें यदि मुख नाक का प्रयोग हो रहा है तो उसके अनुसार जो क्लासिफिकेशन होगा या वर्गीकरण होगा। तो जो पहला हम बात कर लेते हैं मात्रा के अनुसार। स्वरों का वर्गीकरण होगा किसके अनुसार, मात्रा
या उच्चारण। दोस्तों जो हिंदी है उसमें बहुत सारा जो मामला टिका हुआ है वो उच्चारण के अनुसार। जो मात्रा है वही क्या है, उच्चारण काल। यदि आप किसी वर्ण को उच्चारित करने में कम समय ले रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि छोटा की मात्रा लग रही है। यदि आप उसको उच्चारित करने में बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसमें बड़ा की मात्रा लगेगी। जैसे बात करें हम कल की, कल लिख देते हैं तो फिर क्या हो रहा है, कल उच्चारित करने में बहुत कम समय लग रहा है तो हमने लिख दिया कल। अब जैसे कि हमने बताया था यदि किसी भी व्यंजन पर हलंत नहीं लगा है और अदर किसी स्वर की मात्रा दिखाई नहीं दे रही तो उसका तात्पर्य क्या होगा, उसका तात्पर्य होगा का और छोटा फिर ला और फिर क्या होगा छोटा, ऐसा। और यहीं पर यदि हम लिख देते काला तो फिर क्या हो जाता दोस्तों, का यहाँ पर क्या हो रहा है बड़ा आ फिर ला फिर बड़ा, इस तरीके से हो जाता। तो यहाँ पर अगर इसका उच्चारण करें आप तो क्या होगा काला, मतलब कि आप थोड़ा आपकी आवाज में थोड़ा भारीपन होगा या उच्चारण जो टाइम होगा उच्चारित करने का समय होगा वो ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर कल लिखा आपने, उच्चारित करने में कम समय लगा और यहाँ पर क्या लगा ज्यादा लगा। तो यहाँ पर जब आप स्वर देख रहे हैं यहाँ पर छोटा की मात्रा आ गई और यहाँ पर क्या आ गई बड़ा आ की मात्रा आ जाती है। तो ये चीजें हो जाएगी। ये उच्चारण या मात्रा के अनुसार वर्गीकरण जो होता है, उच्चारण या मात्रा के अनुसार जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होंगे दोस्तों, 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे बात करते हैं अभी हम। जो 3 प्रकार के होंगे वो पहले होते हैं आपके लघु स्वर। लघु स्वर को हम क्या कहते हैं, हास्य स्वर भी कहते हैं। दूसरे जो आपके हो जाते हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं, हास्य स्वर। लघु मतलब जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं लघु। और लघु का दूसरा नाम क्या होता है हास्य स्वर। जैसे कि बात करें हम छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, ये क्या कहलाते हैं, ये लघु स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने में समय बहुत ही कम लगता है और इनकी मात्रा भी क्या होती है एक होती है, सिंगल होती है। तो यही क्या होगा मात्रा या उच्चारण के अनुसार लघु या हास्य स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, छोटा, छोटे, छोटा और ऋण, क्योंकि इसमें क्या होता है इनका उच्चारण करने में समय बहुत ही कम लगता है। दूसरा जो दूसरा होता है इसका टाइप वो क्या होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम होता है गुरु स्वर। ये हो जाते हैं आपके। तो इसमें जो होता है इसमें क्या होगा लघु ये है छोटे, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में लघु वर्णों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है क्या कहलाते हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं या गुरु स्वर कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका बड़ा आता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये वर्ण आ जाते हैं। तो ये 2 तरीके हो जाते हैं, हमने बताया 3 टाइप होते हैं। पहला लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है इनका उच्चारण करने में समय ज्यादा लग रहा है किनकी अपेक्षा, लघु स्वरों की अपेक्षा। और तीसरे जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर दोस्तों, प्लुत स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर जो होते हैं उनका प्रयोग आपको संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है, हिंदी में बहुत कम दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कि हमने पढ़ा लघु स्वर मात्रा एक होगी और उच्चारण करने में समय कम लगेगा। दीर्घ स्वर लघु स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लग रहा है दीर्घ स्वर में। प्लुत स्वर जो होंगे उसमें दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगेगा। जैसा कि बात करें हम कि जैसे किसी को हम आवाज देते हैं, किसी का नाम लेकर के आवाज देते हैं, जैसे राम, तो आप आवाज दे रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक आपको या लंबे समय तक बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखे होंगे क्या लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है। या आप ओम शब्द का उच्चारण कर रहे होते हैं तो यदि ओम लिखा जाए तो ओम क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे आप। ओम लिखने कहा जाए क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे। लेकिन यही ओम ओम इस तरीके से थोड़ा लंबे समय तक अगर उच्चारित किया जाए तो फिर क्या होगा, फिर आपको इसके यहाँ पर देखा होगा आपने ऐसे लिखा होता है। तो इसमें क्या होगा कि आप लंबे समय तक उच्चारित कर रहे हैं। हालांकि आपसे पूछेगा कि मात्रा या उच्चारण काल के अनुसार
स्वर कितने प्रकार होते हैं? तो आप बताएंगे 3। उसमें से पूछ सकता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा उच्चारण काल या मात्रा के अनुसार स्वर का भेद नहीं है? लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और संयुक्त स्वर। 4 दे दे क्या? संयुक्त स्वर। तो गलत क्या होगा? संयुक्त स्वर। तो इस तरीके से क्या होता है कि मात्रा और उच्चारण काल के अनुसार ये हम देख लेते हैं, मात्रा या उच्चारण काल के अनुसार तो ये हो जाते हैं। अब दोस्तों 2 चीजें और भी नोट हैं, बहुत स्पेशल चीजें हैं। जैसे कि हम बात करें कि हमने बात की लघु स्वर की या ह्रस्व स्वर की, तो एक प्रश्न बनता है कि मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिक, एकदम जो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। और बेसिक में क्या होगा? छोटा होगा, छोटी, छोटा ऊ या ऋण। आप कह सकते हैं कि लघु स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। अब मूल मतलब क्या होगा? जो बेसिक है। ये छोटा है, उसका आपने दीर्घ किया, बड़ा बन गया। छोटी है, इसका दीर्घ किया, बड़ी बन गया। छोटा ऊ दीर्घ किया, बड़ा ऊ बन गया। और फिर आपने देखा था ए, ऐ, ओ, औ, जो ये होते हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं? जो ए होता है वो किससे मिलकर बना होता है? छोटा आ और ई से। इसका मतलब क्या है? यही तो बेसिक है। ये मिलेंगे, क्या बना देंगे? ए बना देंगे। और यही छोटा आ और बड़ी ई मिल जाए, क्योंकि अब क्या हो चुका है? छोटा आ इसका दीर्घ किया बड़ा आ, छोटी इसका दीर्घ किया बड़ी ई, छोटा ऊ इसका दीर्घ किया क्या? बड़ा ऊ। तो ये बेसिक है, इनके दीर्घ बने। और संयुक्त स्वर जो ए, ऐ, ओ, औ है वो भी क्या हो गए? वो भी इन्हीं से कहीं न कहीं निकल के बने हैं। जैसे हम बात करें ए की तो छोटा आ प्लस ई इनसे मिलकर बना हुआ है। और ऐ की बात करें तो छोटा आ प्लस बड़ी ई या ऐ इनसे मिलकर बना हुआ है। उसी तरीके से ओ, औ होते हैं। तो वो जो ए, ऐ, ओ, औ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋण ये क्या कहलाते हैं? ये दोस्तों मूल स्वर कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमने भी वर्णमाला में स्वर को थोड़ा पढ़ा हुआ है, अभी थोड़ा और बाकी है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे जो स्वर के अन्य भेद हैं उनके विषय में बात करेंगे हम। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। और बाकी जैसा कि हमने पढ़ाया, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और मेरे चैनल को दोस्तों अगर आप मुझसे आगे जुड़ना चाहते हैं, यदि आपको समझ में आ रही मेरी बात, तो फिर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि मेरी बात बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और घंटे का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हम आपको घंटों तक पढ़ाते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।